बार की बात है। रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी दादी के साथ रहता था। क्योंकि रामू के पास उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए उसकी दादी ने उसे बहुत लाड प्यार दिया। रामू को अपनी दादी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। रामू हर दिन स्कूल जाता था, घर लौटता था और अपनी दादी की कहानियाँ सुनता था। जल्दी ही उसने अपनी 7वीं कक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए रामू घर पर वापस आ गया और अपनी दादी की दैनिक कामों में मदद करने लगा। जब वह घर के कामों में मदद कर रहा था, तब उसने अपनी दादी की मदद से चाय बनाना सीखा। रामू बहुत कुशल था और वह जो चाय बनाता था वह स्वाद में बहुत लजीज थी। हर बार जब वह अपनी चाय का स्वाद लेती थी, तो उसकी दादी उसकी तारीफ करती थी। रामू हमेशा मेहमानों और अपने दोस्तों को चाय परोसता था। एक बार उसके अंकल दिवाकर ने कहा, आहा रामू, तुम्हारे हाथों में एक जादू है। क्या चाय है! यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद अंकल, मुझे खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। मेरी चाय का स्वाद चखने वाले सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की है। रामू, तुम बाजार में हमारे गांव के लोगों के लिए अपनी चाय क्यों नहीं बेचते? मुझे यकीन है कि तुम इससे कुछ पैसे कमा सकते हो। रामू ने उनका सुझाव लिया और गांव में बेचने के लिए चाय बनाई। सभी को चाय का स्वाद बहुत पसंद आने लगा और यह बात पूरे गांव में फैल गई। आहा, वाह, क्या चाय है! ग्राम प्रधान ने रामू के इस हुनर के बारे में सुना और उन्होंने रामू को मिलने के लिए कहा। रामू, तुम्हारे हाथों में एक जादू है। तुम्हारी चाय कमाल की है। जी शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। रामू, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अब तुम बच्चे नहीं हो। अब जब तुमने चाय बनाने में महारत हासिल कर ली है, तो तुम शहर में अपनी चाय बनाने क्यों नहीं जाते? शहर के लोगों को भी अपनी चाय का स्वाद लेने दो और मुझे यकीन है कि शहर के लोग तुम्हारी चाय को बहुत पसंद करेंगे और तुम इससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। रामू ने प्रधान के शब्दों के बारे में सोचा और उसे लगा कि यह करना सही है। मैं आपसे सहमत हूँ। आप पूरी तरह ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुरंत शहर जा सकता हूँ। अरे रामू बेटा, तुम इसकी चिंता ना करो। मैं अभी के लिए खर्चा संभाल लूंगा। पैसे ले लो और तुरंत शहर जाओ। रामू गांव के मुखिया से सहमत हो गया। अपने पैसे लेकर शहर चला गया। उसने चाय की थड़ी में एक व्यक्ति से संपर्क किया और उससे एक रोजगार मांगा। मालिक ने उसे अपनी दुकान में काम करने का मौका दिया। रामू तो बहुत खुश हुआ कि उसे एक चाय की दुकान में नौकरी मिल गई है। लेकिन रामू को वहाँ चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं आया। दूध के बजाय वे दूध पाउडर का उपयोग करते थे। एक अच्छी गुणवत्ता वाली चाय पत्ती के बजाय वे सस्ती चाय की पत्तियों का उपयोग करते थे और कुल्हड़ के बजाय वे प्लास्टिक के कप का उपयोग करते थे। इतना ही नहीं, वे एक विशेष चाय बेचने का दावा करते थे। रामू इसे देखकर एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहता था और अपने गांव वापस जाना चाहता था। उस घटना के बाद रामू चाय की दुकान के मालिक को देखने गया। सर, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें तो यहाँ एक भी दिन नहीं हुआ और तुम छोड़ना चाहते हो? कम से कम मुझे कारण तो बताओ कि तुम क्यों छोड़ना चाहते हो। मुझे यह चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं है। चाय बनाने के लिए आप जिस दूध का इस्तेमाल करते हैं वह मिलावट है। अच्छा, फिर चाय कैसे बनाई जाती है?
हमारे पास रोजाना 20 नियमित ग्राहक आते हैं। क्या वे हमारे चाय के स्वाद को पसंद किए बिना ही रोज आते हैं? अगर हम असली दूध के साथ गुणवत्ता वाली चाय बनाते हैं तो सिर्फ 20 नियमित ग्राहक क्यों? मुझे यकीन है कि हम पूरे शहर को अपनी चाय की दुकान पर रोज पा सकते हैं। मेरे गांव में मेरे द्वारा बनाई गई चाय का स्वाद सभी को पसंद है। ओह, सच में? क्या इतनी कमाल है? ठीक है, फिर आइए देखें आप चाय कैसे बनाते हैं। मालिक रामू को रसोई में ले गया और रामू को यह दिखाने के लिए कहा कि वह चाय कैसे बनाता है। फिर रामू ने चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने शुद्ध दूध, अच्छी गुणवत्ता वाली चाय की पत्ती, शुद्ध चीनी और प्लास्टिक के कप की बजाय मिट्टी के बने कुल्हड़ का इस्तेमाल किया, जिसने चाय को शानदार स्वाद दिया। चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया देखने में शानदार थी। मालिक और अन्य लोग जो इस प्रक्रिया को देख रहे थे वे हैरान थे और रामू की चाय बनाने की प्रक्रिया को देखते रहे। उसने चाय तैयार की और वहाँ के लोगों को परोसा। अरे वाह रामू, मैं तुम्हें गलत समझता रहा। मुझे सही में स्वाद बहुत पसंद आया। वास्तव में प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। अब से हम तुम्हारे नुस्खे के अनुसार चाय बनाएंगे। हम अब पुराने नुस्खे का उपयोग नहीं करेंगे। तब से मालिक ने चाय बनाने के लिए रामू के तरीके का इस्तेमाल किया। लोग चाय की दुकान पर रोज जाने लगे। चाय का स्वाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे और दुकान में खड़े होने की भी जगह नहीं थी। पहले से भी अधिक मुनाफा किया। रामू को एक अच्छा नाम मिला। उसके कौशल को पहचाना गया और लोगों ने उसके हाथों में जादू और उसकी चाय के दिव्य स्वाद के लिए उसकी सराहना की। रामू को शहर में एक अच्छा नाम मिला और वह अपने गांव लौट आया। उसकी दादी को उस पर बहुत गर्व था और वे दोनों गांव के मुखिया को देखने गए और उनका आशीर्वाद लेने गए। रामू ने मुखिया से लिया पैसा वापस कर दिया। मुखिया को रामू पर बहुत गर्व था और उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी सराहना की। रामू को ग्रामीणों के सामने सम्मानित किया गया और जमींदार ने उसकी सफलता की कहानी सभी ग्रामीणों को सुनाई। रामू ने गांव के कई युवा बेरोजगारों को प्रेरित किया। सभी ने रामू से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करना शुरू किया। किसी ने भी गांव में गरीबी या बेरोजगारी नहीं देखी। एक लंबे समय पहले एक गांव में आदित्य और भावना नामक पति पत्नी रहते थे। उनका चित्रा नामक एक सुंदर सी बेटी थी। वो एक छोटी सी घर में रहते थे। आदित्य एक बहुत नेक इंसान था और जितना उसके पास था उतने में ही खुश रहने वाला था। वो पानी पूरी बेच के आए हुए पैसों से ही अपने परिवार की देखभाल करता था। हर रोज वो सुबह उठ के पानी पूरी बना के बेचने जाता था। पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी। एक बार खाना काफी नहीं होता है, बार बार खाने का मन करता है। 10 रुपयों का एक प्लेट, आइए आइए। ऐसे पूरी गांव में जाते हुए बेचता था। उसके बनाए हुए पानी पूरी स्वादिष्ट रहने पर सभी लोग वहाँ खाना पसंद करते थे। रोज की तरह वो एक दिन पानी पूरी बेच के अंधेरा होने पर वापस घर जाते रहता है, जब उसे रास्ते में कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। उसके पलक झपकते ही वो लोग गायब भी हो जाते हैं। कौन थे वो लोग? क्यों भाग रहे थे? और इतने में ही कहाँ गायब हो गए? ऐसे वो अपने आप में सोच रहा था जब उसे रास्ते के बगल में एक सूटकेस दिखाई देता है। ये किसका सूटकेस है? शायद किसी ने खो दिया होगा। सुबह मैं इसे जमींदार को दे देता हूँ, वो इसको उसके मालिक तक पहुँचा देंगे। ऐसे सोच के वो सूटकेस अपने साथ अपने घर ले जाता है। आदित्य की पत्नी उस सूटकेस को देख पूछती है, ये किसका सूटकेस है जी? मुझे नहीं पता, आते समय रास्ते में मिला था मुझे। क्या है सूटकेस में? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, तो फिर रुकिए, मैं पहले ये देखती हूँ कि इसमें है क्या। और ऐसे सूटकेस खोलती है। सुनिए,
इधर आके देखिए तो कि इसमें है क्या। हाँ, क्या है? पास आके देखने पर वो सूटकेस हीरे, मोती और सोने से भरा हुआ था। देखा आपने, कितने हीरे, कितना सोना है इसमें। अब हमें कभी वापस मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भावना, ये सूटकेस हमारा नहीं है, किसी ने खो दिया इसे। कल सुबह इसे जमींदार के हवाले करने इसे लेके आया हूँ। तो आप क्या इसे जमींदार को लौटाएंगे? हाँ, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी। हम इस सूटकेस को हमारे ही पास रखेंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आखिरकार बहुत खुश रहेंगे। अपनी पत्नी का उस बात ना स्वीकार करने पर आदित्य उसे दुख ना पहुंचाने के लिए उसे कुछ नहीं कहता है और सोच में पड़ जाता है। अगर मैं उन हीरे और मोती को लेता हूँ तो गलत है, पर अगर मेरी पत्नी वो सब लेती है तो वो मेरी गलती नहीं है ना। ऐसे सोचकर अपनी पत्नी से कहता है, किसी और का कमाया हुआ मुझे खर्च करना ठीक नहीं लगता है। मैं अपने पानीपुरी का दुकान ही चलाऊंगा। तुम्हें जो पसंद तुम वही करो। ऐसे कहने पर उसकी बीवी बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी मिले हुए हीरे, मोती और सोना बेच के एक बड़ा सा घर खरीदती है और वे सब उसी घर में चले जाते हैं। मगर आदित्य अपना पानीपुरी का व्यापार नहीं छोड़ता है। एक दिन जमींदार के पास एक औरत आती है। प्रभु, प्रभु, मेरे घर में किसी ने सारे हीरे, सोना, मेरी गहने चुरा लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसीलिए आपके पास भाग के आई। कृपया मेरी मदद कीजिए प्रभु। फिक्र ना करो माता, मेरे पे भरोसा करके आप चले जाओ। मैं उस चोर को पकड़ के आपको बुलाऊंगा। जमींदार के ऐसे कहने पर वो औरत उन पे भरोसा करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद के कुछ ही दिन में जब आदित्य और उसका परिवार एक बड़ा घर खरीद के उसमें रहने लग जाते हैं, तो गांव के लोग में उन्हीं के बारे में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। ऐसे ये बात जमींदार तक भी पहुंचती है। एक साधारण पानीपुरी बेचने वाला एकदम से इतना बड़ा घर कैसे खरीद पाया? पता नहीं प्रभु, किसी को नहीं पता। गांव के सारे लोग भी आश्चर्यचकित होके इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही मैं सुन के आपको बताया। ठीक है, उन दोनों को इधर लेके आओ। जी प्रभु। जमींदार के कहने पर सेवक उन दोनों को उनके पास लेके जाते हैं। आदित्य, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारे व्यापार के बारे में भी पता है। तुम्हें कुछ पूछने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। पूछिए प्रभु। कुछ नहीं, तुम इतने कम दिनों में उतना बड़ा घर कैसे खरीद पाए हो? सच बताओ। क्या ये पूछने के लिए जमींदार हमें यहाँ तक बुलाए हैं? मुझे ही बताना होगा कुछ, वरना मेरे पति सब सच बता देंगे। मेरे पति का कमाया हुआ पैसा हम बचा बचा के ये घर खरीद पाए हैं प्रभु। ऐसे हिम्मत से बोलती है ताकि किसी को शक ना आए। माता, आप पे कोई इल्जाम लगाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाया हूँ। मेरे पास एक औरत आके बोली है कि उसके गहने और सोना किसी ने चोरी कर लिया और उसी समय में आपने एक बड़ा घर लिया। हालात मुझे आपसे इसे पूछने पर मजबूर कर रहे हैं, तो सच कहिए कि आपको इतने पैसे अचानक कहाँ से मिले? अगर मैं अब भी चुप बैठूंगा तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी और उस औरत के दुख का कारण मैं ही हो जाऊंगा। ऐसे सोचकर आदित्य जमींदार को सच बताने का फैसला करता है। मुझे क्षमा करे प्रभु। और ऐसे जो कुछ भी हुआ वो प्रभु को बताता है और तुरंत वो गहनों वाला सूटकेस उनके हवाले कर देता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और तुमने सच बता के और ये गहने ला के वापस कर दिए, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पहली गलती के लिए माफ कर दूंगा और दंडित नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना आदित्य, गलती ना करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है गलती करने वालों को रोकना। ये कभी मत दोहराओ। जमींदार के माफ करने पर आदित्य उनके कृतज्ञ होता है और वहां से चला जाता है और जमींदार उन गहनों को उस औरत के हवाले कर देता है। आदित्य हमेशा की तरह अपने पानीपुरी का व्यापार करता है और उसी से अपना घर को चलाता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है?
गलती नहीं करना है ये तो सबको पता है, और गलती करने वालों को प्रोत्साहित भी नहीं करना है, ये समझ लो।